बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। दूसरी जानिब अदालत की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी का हतमी फैसला किया गया है। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से जो बयान आया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर भी इंतखाबात मुमकिन हैं, क्या ये एक और -1 का तनाज़ा छिड़ गया है? और क्या ये मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह के बगैर ही इंतखाबात हों, जैसे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के बगैर हुए थे? देखिए जी, ये जो है ना, ये बात मैंने पहले भी की थी कि जो बैलेंसिंग एक्ट करने की बात हो रही है ना, उसके दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये रास्ता हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की अहलियत ख़त्म हो, और एक कोई इस किस्म की बाज़गश भी चल रही है कि जी तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं वो भी नाअहल हो जाएं, तो ये भी एक बैलेंसिंग एक्ट बन सकता है। अगर यानी आप किसी मालूमात की बुनियाद पे नहीं, वैसे ही अगर आप तज्ज़िया करें तो एक बैलेंसिंग एक्ट ये तो इस वक्त इस किस्म का बैलेंसिंग एक्ट है कि दो जो हैं वो और ये बैलेंसिंग एक्ट जो है या बैलेंसिंग करने की बात ही मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ही हो रही थी। तो अब सूरत हाल ये कि वो क्या उनको अदालतों से रिलीफ मिलता है नवाज शरीफ साहब को, और क्या तहरीक इंसाफ के सरबराह जो हैं वो इलेक्शन से, अच्छा ये बात की है निगरान वज़ीर आज़म ने, जी जी। इसका फैसला निगरान वज़ीर आज़म नहीं करेंगे, इसका फैसला अदालतें करेंगी कि क्या नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना, या तहरीक इंसाफ के सरबराह हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने और अदालतों ने करना है। लेकिन यह है कि बस निगरान हुकूमत ने कुछ ना कुछ तो बात करनी है ना, तो वो इस किस्म की बात करते हैं और एक उसके बाद एक हिजान सा खड़ा हो जाता है मुल्क में। तो ये तो फैसला करना अदालतों का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, और इस मुल्क के जो वोट डालने वाले हैं उनका काम है कि वो जिस शख्सियत को चाहें इलेक्शंस में वोट दें, जिसको चाहें वो रद्द कर दें जी। और मुकाबला तो होना चाहिए। तो फिर मुकाबले में तो अगर सारे ही, जैसे ये कहा कि एक और -1 हो रहा है, तो फिर -1 हो रहा है, तो फिर इलेक्शन, और उधर भी अभी वाजे नहीं है नवाज शरीफ साहब का भी, तो फिर इलेक्शन किसके दरमियान होगा? तो ये जो है ये बड़ी एक अजब सा मामला है। लेकिन ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मरीम नवाज साहब आज शायद वापस रवाना हो रही हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो आएंगी, तो फिर उसके बाद वो जो यहाँ पे मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं के हवाले से बात चल रही है, क्योंकि बात उनकी तरफ से ही हुई कि जी वो मैसेज गए और मैसेजेस शहबाज शरीफ साहब ने भी दिए और मरीम नवाज साहब ने भी दिए, तो वो जब यकीनन वो वापस आएंगी तो वो फिर उसके बाद वो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से वो ऐलान करेंगी। यहाँ मुस्लिम लीग की जो शख्सियात है, और फिर वो जो पहले से बात हुई थी, फिर वो तकरीबन हर तरफ ही फैल गई कि जी वो बयानियाँ बदलने की बात हुई है और ये सारी बात हुई है, और ये बात भी हुई है कि अदालतों से कोई रिलीफ किसी को भी नहीं मिलेगा, जो भी कुछ होगा आईन और कानून के तहत होगा। तो इस सूरत हाल में अब जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ साहब को आना तो है, और वो 21 अक्टूबर को आते हैं, तो कैसी तैयारियाँ होती हैं और इस दौरान और क्या वाक़यात होते हैं। लेकिन आज जो है वो इमरान रियाज खान साहब की वापसी, जी बिल्कुल, और बहुत दिनों या महीनों के बाद, 4 माह बाद, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमज़ोर पहले से। लेकिन ये कि उनके जो वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, उनको मुबारक हो, इमरान रियाज साहब को मुबारक हो, उनके अहल खाना को, और जितने दुनिया भर में लोग उनके लिए दुआ करते रहे, उन सबको बहुत मुबारक हो कि वो खैरियत से वापस आए। और दरमियान में मेरा ख्याल है, ज़ाहिर है कि उनकी फ़ैमिली और उनके जो वकील हैं वो चूँकि मुख्तलिफ़ हवालों से कोशिशें करते रहे, बहुत सी सामने बातें आई, बहुत सी अदालतों में हुई, बहुत से सामने, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बखैर आफियत अपने घर वापस आ गए, और कमज़ोर हैं, तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये बस आ गए वापस खैरियत से, और अल्लाह ताला सेहत दें उन्हें और उन सबको खैरियत से रखें। और ये अब देखें कि
बड़ा एक अजब सा वाक़या है इमरान रियाज साहब का कभी इतने से गायब रहना, और भी बहुत से लोग हैं। तो अब ये है कि ये 9 मई के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, तो इस तलखी को अब कम भी होना है इलेक्शन से पहले, लेकिन ये तलखी जो है ये तलखियाँ जो हैं ये मेरा ख्याल है कि कम तो पॉलिटिकल सियासी जमातों के दरमियान खुद ब खुद ही कम होंगी, होती जा रही हैं, और सियासी जमातों के दरमियान इस तरह से कम होती जा रही हैं कि अब आपको सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर या मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को कोसते नज़र नहीं आ रहे काफ़ी दिनों से। उसकी वजह यह है कि वो सबके ख़िलाफ़ ही जो है वो नए मुकदमात खुल रहे हैं या खुलने जा रहे हैं, या गंदम, चीनी, आटा, ये जो सारे छापे वापे पड़ रहे हैं, तो कुछ शख्सियात उसमें भी मुलविस हैं जो इन काम धंधों से दूर रहे हैं। सियासतदान चाहे वो तहरीक इंसाफ के हों या मुस्लिम लीग नवाज़ के हों या पीपल्स पार्टी के हों, बाकी वो सुकून से बैठे हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी हलचल है कि भाई पकड़ धकड़ ये शुरू हो गई है, और आज का दिन जो है वो इसीलिए हम है कि आज जो है वो 25 तारीख तक ये जो एक्ट एंड प्रोसीजर बिल था, प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल, इसको इसके जवाबात जमा करवाने थे मुख्तलिफ, यानी मुख्तलिफ जो फ़रीक़ैन हैं, अगर किसी फ़रीक़ को एतराज़ है, अगर किसी फ़रीक़ को एतराज़ नहीं है, तो उन्होंने वापस करवाना था, और अब इसकी समाअत होगी 3 तारीख को। हुकूमत ने इसको चैलेंज नहीं किया, हुकूमत की तरफ से, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई इसको चैलेंज नहीं किया गया। यानी ये तरामीम जो हैं ये उस दिन मुझे नहीं पता कि कानूनी पोजीशन अब क्या बनेगी, लेकिन इसको कल शाम तक ये यहाँ पे बात चल रही थी कि शायद हुकूमत इसको चैलेंज करे, इस फैसले को, जो कि उमर अता बंदयाल साहब का फैसला था हुकूमत रिव्यू में। आज तक शायद जाना था उनको, जो पिछली समाअत में था कि जी 25 तारीख तक जमा करवा दें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, तो वो बात सामने नहीं आई। तो अब देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में क्या होता है। सरदार मसूद साहब के हवाले से एक बात चल रही है जो बड़ी अफसोसनाक है कि उनको टेलीफोन आया था, और फिर उसके बाद जो है उनसे कहा गया है एक और जज साहब के हवाले से, ये भी मामला बड़े उलझे हुए हैं अदालत के, लेकिन मेरे ख्याल से अदालतें इनको बड़े दुरुस्त अंदाज में, अच्छे अंदाज में संभाल लेंगी। बाकी सियासी बहस पे तो आज कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये देखना है कि क्या उनको अटक में वो रहते हैं या अडयाला शिफ्ट हो जाते हैं, ये अभी इस पे उबहम है, मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, देखते हैं सुबह समाअत कहाँ होती है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो आने वाले दिनों में अदालतें बड़े फैसले करने जा रही हैं, और मुल्क जो है वो एक यकीन सियासी इस्तेकाम की तरफ ही इसको जाना चाहिए, क्योंकि सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा, गैर ज़रूरी बयानात से भी गुरेज करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इंतखाबात की तरफ हुकूमत और मुल्क कैसे बढ़ता है आने वाले दिनों में। लेकिन यह है कि छापे गिरफ्तारियाँ बढ़ी हैं आने वाले दिनों में। आज तकरीबन सारे ही, ये मैंने कहा था कल भी कि ये नैब का हफ्ता है, तो आज भी मुख्तलिफ वहाँ पे रेफरेंसेस पहुँच गए हैं। अब उनके ऊपर कैसे एक्शन होता है, क्या होता है, FIA भी साथ हैं उनके, और ये एक मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का एक प्रॉपर प्रोसेस है, जिसके बाद इलेक्शन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा मैं नहीं जानता जी। लेकिन ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है सख्त शुरू हो चुका है मुल्क में। इस दौरान जो है वो ये फ़ौजी अदालतों के मामला भी चीफ जस्टिस साहब के सामने ज़ेर बहस आएंगे, यकीनन ये भी आएगा इलेक्शंस के हवाले से। ये बड़े फ़ैसले 90 दिन के उन्होंने बड़े फ़ैसले करने हैं, और देखते हैं कि वो भी धरना केस, फैज़ाबाद धरना केस उनके सामने आ रहा है, तो ये देखते हैं कि ये अब ज़ाहिर है कि तवक्कुआत बहुत हैं, इस सबको खुश किया भी नहीं जा सकता, कोई खुश होगा कोई नाराज़ होगा, लेकिन फिर यही है, अदालतें तो फिर अपनी जगह। आज उन्होंने ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इल्तिवा में नहीं जाएंगे, मुकदमात को आप कंटिन्यू चलें ताकि एक बोझ ना बने अदालतों के ऊपर। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि मतलब ये कोई समझे कि जी एक दिन के अंदर सारे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे अदालतों के ज़रिए, तो ये भी ज़्यादती होगी। लेकिन बहरहाल डायरेक्शन ठीक है सबकी, और रियासत की डायरेक्शन भी बज़ाहिर जो है वो अभी तक ठीक ही जा रही है जी, और इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, उसमें अब दीगर जो मामलात हैं उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है, ये देखना ये है कि ये बड़ी एक
बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत दुनिया भर में। और उसमें से एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो ये है कि जो चाइना के प्रीमियर शी हैं, शी जिनपिंग, वो जो है वो साउथ कोरिया का दौरा शायद करें कुछ अरसे में। जनूबी कोरिया का, शुमाली कोरिया नहीं, जनूबी कोरिया। अच्छा, और ये जनूबी कोरिया का जो दौरा उनका होगा, ये इसको ब्लूमबर्ग इसकी खबर दे रहा है। सेकंड स्लाइड हम शो कर देते हैं रेफरेंस के तौर पे, ताकि कि साउथ कोरिया सीक्स शी विजिट टू मार्क टर्निंग पॉइंट इन टाइज। अच्छा, ये बहुत ही जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ नया होने जा रहा है, ठीक है। और ये जो है ये क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो देखें, कोरिया जब जंग हुई है ना, ये 50 से 53 वाली, तो कोरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। शुमाली कोरिया जो है वो सोवियत यूनियन और चाइना भी, और जनूबी कोरिया जो है वो अमेरिका। और फिर जंग खत्म हुई तो बीच में डीमिलिटराइज जो DMZ है जी, डीमिलिटराइज जोन बन गया। और उसके बाद ये हुआ कि अभी पिछले हफ्ते शुमाली कोरिया के सदर रशिया होकर आए। जो जनूबी कोरिया है उसके जो प्रेसिडेंट हैं और जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात हुई है कैंप डेविड में। प्रेसिडेंट बाइडेन ने बुलाया कि ये दोनों मुल्क जो हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन इनके आपस में मसाइल बड़े अरसे से चल रहे हैं। तो अभी कैंप डेविड में चंद हफ्ते पहले, तो अब ये जो प्रीमियर शी जिनपिंग का दौरा है साउथ कोरिया है, ये बड़ा, इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये कि पूरा इंडो पैसिफिक और एशिया पे, ये पूरा रीजन जो है उसमें साउथ कोरिया की बड़ी इंपॉर्टेंस है। पूरे कोरियन पेनिनसुला की इंपॉर्टेंस है, लेकिन साउथ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया उधर और साउथ कोरिया शी जिनपिंग। और ये मैं आपको बताऊं कि चाइना जो है उसने 1992 तक, यानी चाइना तो आज़ाद हो गया ना 49 में, लेकिन चाइना ने 1992 तक साउथ कोरिया को नहीं माना। और साउथ कोरिया को नहीं माना, और जो है वो साउथ कोरिया ने चाइना को नहीं माना, बल्कि साउथ कोरिया ने ताइवान को माना। और इस दौरान ये हुआ कि 1983 में एक बड़ा अजब वाक़या हुआ, और वो वाक़या ये हुआ कि चाइना का एक जहाज़ हाईजैक हो गया। अच्छा। और हाईजैक हो गया, और जो हाईजैकर्स थे वो उस जहाज़ को हाईजैक करके तो वो उसको साउथ कोरिया ले आए। अच्छा, साउथ कोरिया जो है वो दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेरिकन ट्रूप्स, मतलब अगर आज दुनिया में मिडिल ईस्ट से इनखला के बाद अगर हम देखें वो नक्शा कि जहाँ पे कहाँ कहाँ अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, तो आधी अमरीकी फ़ौज जो कि अमेरिका से बाहर दुनिया भर में उनकी जो बेसिस हैं या वो मौजूद है, तो उसमें तकरीबन निस्फ ऐसी है जो कि जापान और साउथ कोरिया में ही है। ठीक है। तो अब ये हुआ जनाब कि वो वहाँ पर अमरीकी अड्डे थे, जापान भी सरेंडर कर चुका था, और साउथ कोरिया जो है वो मानता था ताइवान को, चाइना को मानता ही। तो चाइना का जहाज़ हाईजैक हुआ, और वो जो हैं वो उतर गए यहाँ पर आके, यानी कहाँ पे उतर गए आके, वो उतर गए आके साउथ कोरिया के अंदर। और साउथ कोरिया में आके उतर गए, और साउथ कोरिया में आके ये है ये थी फ्लाइट 296, और ये कैंपेज पे उतर गए, ये कैंपेज पे उतर गए। और ये फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखा सकें, DMZ फ्लैश पॉइंट, द 1983 हाईजैकिंग ऑफ CAAC फ्लाइट 296 टू कैंपेज। कैंपेज एक अमेरिकन अड्डा है, और अमेरिकन अड्डा कहाँ पे है? साउथ कोरिया में। और यहाँ पे उतर गया चीन का जहाज, और चीन के ये जो हाईजैकर हैं वो कह रहे हैं कि हमें ताइवान भेजें, क्योंकि आप तो ताइवान को मानते हैं, और आपका तो कोई मुजरिम आपस में भेजने का ताल्लुक भी नहीं है, क्योंकि आप मानते हैं ताइवान को, चाइना प्रिजनर एक्सचेंज को माना। 83 में ये वाक़या हुआ। ठीक। अब जनाब ये हुआ कि जो साउथ कोरिया के लोग थे वहाँ पर एक मसला खड़ा हो गया। एक तो ये कि अमेरिकन के जगह पे कैंप, जो उनका रनवे है वहाँ पे उतर गया चीन का जहाज़, अगवा किया हुआ जहाज़, 6 बंदे उसमें।
और वो कह रहे हैं कि हमें ताइवान भेजा जाए क्योंकि आप ताइवान को मानते हैं, चाइना को तो मानते ही नहीं हैं। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि अमेरिकन ने और साउथ कोरियंस ने बहुत उम्दा डिसीजन किया, और जाहिर है कि अमेरिका के ताल्लुक तो 70s से ही बेहतर होने शुरू हो गए थे चाइना के साथ, ये जब से पाकिस्तान के थ्रू डिप्लोमेसी हुई थी। लेकिन साउथ कोरिया के नहीं थे। तो साउथ कोरिया ने फिर क्या किया कि वहाँ पर जो मुसाफिर थे उन मुसाफिरों को तो उन्होंने भेज दिया। चाइना के डेलीगेशन आया साउथ कोरिया, बड़ा उसका रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ इतने सालों के बाद। यानी आप देखें ना 49 से लेके और फिर 83 तक, तो मतलब है कि चाइनीज़ आ रहे हैं साउथ कोरिया में, उनका रेड कारपेट हुआ, वो ठहरे, सारे मुसाफिर उनके हवाले कर दिए, लेकिन हाईजैकर्स नहीं किए क्योंकि हाईजैकर्स पे फटा पड़ गया कि हाईजैकर्स को आप हवाले नहीं कर सकते थे वहाँ। बहरहाल चाइना बड़ा इस पर नाराज़ हुआ, कई सालों तक जो है वो एक मसला चलता रहा। लेकिन फिर ये जो हाईजैकर थे, ये इनमें से हाईजैकर उन्होंने कहा कि अच्छा वो इधर उधर घूमते रहते थे साउथ कोरिया में। तो उनमें से 2 हाईजैकर्स ने क्या किया कि कोई मेरे ख्याल से सन 2000 में उन्होंने, या मेरे ख्याल से 99 में या 2000 में उन्होंने ये किया कि वहाँ पे किडनैप कर लिया किसी बंदे को और उसको कत्ल कर दिया साउथ कोरिया में। उसके फिर उसके ऊपर उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके उनको शूट कर दिया गया। तो ये जो है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और ये जो ये 2001 में हुआ। मैं ताइपी न्यूज़ दिखा रहा हूँ कि पेट्रियट्स पुट टू डेथ फॉर 1991 मर्डर। 1991 में मर्डर हुआ था, 2001 में शायद इनको फिर डेथ सुनाई गई। ये ताइपी न्यूज़, तो अगर किसी ने देखना हो तो इसको यहाँ से कोट कर ले। लेकिन फिर ये हुआ तो इनके ताल्लुकात बड़े अप एंड डाउन होते रहे। और ये जो है आप समझें कि कोई 2014 के बाद प्रीमियर शी जिनपिंग अब जा रहे हैं साउथ कोरिया। ठीक है। लेकिन उससे पहले ये हुआ था कि उससे पहले विकीलीक्स जब आई थी तो विकीलीक्स में ये अगर हम गार्डियन दिखा सकें तो विकीलीक्स आई थी, और विकीलीक्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, और वो बात ये थी कि शायद जो है वो ये सोचा जा रहा है, ये मैं 4th स्लाइड दिखा रहा हूँ, कि चाइना जो है वो नॉर्थ कोरिया की जगह यूनिफिकेशन की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस सूरत में कर रहा है कोशिश कि साउथ कोरिया को की लीडरशिप को दे दे। ठीक है, ये विकीलीक्स में आया था। अच्छा, जैसे अभी बात हो रही है ना कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया से कहा है कि जी आप यूनिफिकेशन करें लेकिन हमें दे दें, हमें इंचार्ज बना दें, तो उस वक्त चाइना ने इस तरह की बात की थी, लेकिन विकीलीक्स में था इसकी तरदीद कर दी थी भी चाइना ने। और एक मैं आपको बात और बताऊं, ये जब ये हाईजैकिंग हुई थी ना, तो उस ज़माने के अगर हम अखबार देखें या आर्काइव देखें जो प्लेन हाईजैक हुआ था, तो ये मई 1983 का क्रिश्चियन साइन मॉनिटर है। हाईजैकिंग ऑफ जेट लाइनर 10 स्लाइड है। हाईजैकिंग ऑफ जेट लाइनर इज़ अ विंडफॉल फॉर साउथ कोरिया रिलेशन विद चाइना। तो ये मुझे एक उस ज़माने का जो है ये मिला है। अगर और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि साउथ कोरिया में, और फिर सियोल होल्ड्स चाइनीज़ स्काई जैकिंग सस्पेक्ट्स, तो ये उस ज़माने के पेपर्स जो हैं ये। लेकिन बड़ा अच्छा अब ये हुआ ही है, अब वापस आते हैं ना। अब शी जिनपिंग जाएंगे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है वो ज़ाहिर है कि अमेरिका का बड़ा क्लोज इत्तेहादी है, और वहाँ पे अमेरिकन फ़ौज भी है और जापान में भी फ़ौज है। और अगर हम नक्शा देखें, उस इलाके का हम नक्शा देखें, तो आपको रशिया और फिर उसके बाद जो है वो नॉर्थ कोरिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, फिर उसके बाद साउथ कोरिया, फिर बीच में DMZ है, और इस तरफ सी ऑफ जापान है, और फिर उसके बाद आपको जापान नज़र आता है। ठीक है, दरमियान में ताइवान भी कहीं है, उस तरफ ऊपर अगर बीच चाइना सी में जाएं, तो ये जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ऊपर वो व्लादिशॉफ वो जो नज़र आ रहा है, वहाँ से जो ट्रेन में ट्रैवल किया था नॉर्थ कोरिया से, वहाँ गए थे, वहाँ से ऊपर गए थे वो शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि शी जिनपिंग जो है वो आ रहे हैं साउथ कोरिया का विजिट कर रहे हैं अगले चंद दिनों में। ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बात जो है वो ये है कि अच्छा ये कोरिया का मीडिया ये कह रहा है, 12th स्लाइड, कोरियन जोंगयांग डेली जो है वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर होपफुल शटर डिप्लोमेसी विद चाइना विल बिगिन, 12वीं स्लाइड। और फिर उसके बाद वही खबर दे रहे हैं कि शी जिनपिंग सीरियसली कंसिडरिंग विजिट टू सियोल। ये मैंने कहा ना हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे हैं इस वक्त। और फिर ये कोरिया की जो न्यूज़ एजेंसी है, योनहैप न्यूज़ एजेंसी,
14 स्लाइड, साउथ कोरिया, चाइना एंड जापान, साउथ कोरिया, चाइना एंड जापान, साउथ कोरिया, चाइना एंड China, जापान Japan. होल्ड टॉक्स दिस वीक फॉर डिस्कशन ऑन ट्राइलेटरल समिट। ठीक है। यानी जापान, साउथ कोरिया और चाइना, तो ये जो है इस हफ्ते जो है इनकी ट्राइलेटरल मीटिंग्स हो रही हैं। फॉरेन मिनिस्टर तो बड़ी बड़ी ये कोरिया इंटरेस्टिंग, में, साउथ कोरिया में जी हो जी रहा जी है? जी जी, ये साउथ कोरिया में हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं कि साउथ कोरिया, जापान और चाइना। अभी साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका था, अभी साउथ कोरिया, जापान और चाइना है। अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, और उसके साथ ही आप आ जाएं इसके ऊपर कि ये जो कल भी और पहले दिन से मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये हुआ है ना यहाँ पे कनाडा का जो नहीं, एक तो मुझे समझ नहीं आया कि ये कोशिश है समझने की, हम भी ज़्यादा समझते हैं। अमेरिका ने कहा था ना कि आप नेटो में आए, फिनलैंड से और स्वीडन से। कितनी कोशिश की थी अमेरिकन ने कि किसी तरह से तुर्की मान जाए। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स 21 स्लाइड, वो कह रहा है कि फिनलैंड रेस टू ज्वाइन नेटो। फिनलैंड जो भागा जा रहा था नेटो ज्वाइन करने के लिए, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं इसको नहीं समझ पा रहा कि अमेरिकन क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिनलैंड ने छलांग लगाई नेटो ज्वाइन, फिनलैंड ने कहाँ लगाई थी भाई? बात है कि आफ्टर डिकेड्स ऑफ गोइंग इट अलोन सिक्योरिटी इश्यूज, फिन्स आर फाइंडिंग दैट लाइफ इन अ लार्ज अलायंस इज कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव एंड डीपली पॉलिटिकल। ओ भाई, आप तो उनको लेकर आए थे, अब वो फिनलैंड आ गया, स्वीडन आया नहीं है, जान छुड़ानी है यूक्रेन, अब आपने सारा मलबा फिनलैंड पे डाल दिया कि फिनलैंड ने कहाँ रेस लगाई थी नेटो में आने की? ये तो नेटो में फिनलैंड आ जाए, स्वीडन आ जाए, यूक्रेन आ जाए, ये तो अमेरिका और नेटो की ख्वाहिश थी। अब वो कह रहे हैं कि वो उनकी जो उन्होंने जो छलांग मारी है तो अब उनके लिए कॉम्प्लेक्स। दोबारा दिखाएंगे एक मिनट, ये मैं आप इसको जितना पढ़े ना इस पूरे आर्टिकल को, तो आपको लगेगा जैसे नेटो लेना ही नहीं चाह रहा था, अमेरिका लेना ही नहीं चाह रहा था, फिनलैंड उसमें जबरदस्ती घुस गया है। और फिन्स आर फाइंडिंग दैट लाइफ इन ए लार्ज अलायंस इज कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव एंड डीपली पॉलिटिकल। यानी अजब सा आपको समझ, आप कहेंगे यार एक मिनट हट जाओ, ये क्या हुआ है? अच्छा, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में ही 3 नेबर जो हैं, पोलैंड, हंगरी और स्लोवेकिया, उन्होंने यूरोपीय यूनियन के फैसले से हट के यूक्रेन के से खरीदारी पे बैन लगा दिए उन्होंने कहा हम तो नहीं खरीदेंगे। थ्रेटन जो ईयू की सॉलिडेरिटी थी यूक्रेन के साथ, वो कह रहे हैं हम तो नहीं खरीदेंगे। और राइटर्स भी इसी को कह रहा है, यूक्रेन सेज इट विल सू। वो मुकदमा दायर किस पे? पोलैंड, हंगरी और स्लोवेकिया पे, ओवर फूड इंपोर्ट बैन्स, ये राइटर्स कह रहा है। तो ये इनके अजीब से कुछ इश्यूज हैं जिसको मेरा ख्याल है कि अब मुझे नहीं पता कि यूक्रेन की जंग को ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म हो जाएगी, मेरा ज़्यादा अर्थ से नहीं चलेगी, लेकिन ये अपने पीछे अजब किस्म के मामला छोड़ के जा रही है। अच्छा, दूसरा मामला जो मैंने कल बात की थी वो मैं आज उसको दोबारा दोहराता हूँ। ये अगर आप देखें ना इसका नक्शा, आर्मीनिया, अज़रबैजान, टर्की और दरमियान में वो जो मैंने बात की थी कि एक नक्शीबंद का इलाका है जो कि है अज़रबैजान का, अगर आप मैप पे देखें, लेकिन वो आर्मीनिया में से जो है वो ये आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है नीचे, ये देखें, ये ग्रीन, ऊपर अज़रबैजान ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, और टर्की अज़रबैजान से नहीं मिल रहा, लेकिन टर्की उस हिस्से से मिल रहा है जो कि नक्शीबंद का इलाका है जी, और जिसके थ्रू फिर वो कॉरिडोर जो है वो वहाँ तक जाता था, जिस पे मुकम्मल तौर पे अज़रबैजान का कब्जा हो गया। अब जनाब वहाँ का दौरा किया है आज तैयब उर्दुगन, टर्किश प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगन ने जो दौरा किया है, कह तो वो रहे हैं कि ये दौरा जो है ये किया मैंने अज़रबैजान का, ज़ाहिर अज़रबैजान का ही किया, लेकिन ये है कि डेली सभा इसको इस तरह से कह रहा है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्दोगान विजिट्स अज़रबैजान आफ्टर काराबाग विन। ये अज़रबैजान की भी जीत है, ये तुर्की की भी जीत है, ये पाकिस्तान की भी जीत है, ठीक है। और फिर डेली सभा ये कह रहा है कि अर्दोगान एंड अलीयेव जो हैं वहाँ के प्रेसिडेंट अज़रबैजान के, उन्होंने नेक्रेशेवन गैस पाइपलाइन की जो 36वीं स्लाइड उन्होंने वहाँ पे फाउंडेशन भी रखी है। तो ये अज़रबैजान का वो इलाका, वो तो मुकम्मल तौर पे आर्मीनिया जो है वो वहाँ पे शिकस्त खा गया, और आर्मीनिया शिकस्त खा गया, लेकिन आर्मीनिया जो है वो शिकस्त खाने के बाद जो है वो उनकी ज़ाहिर है कि अब एक बड़ी अजीब सी सूरत बनी है। इस तरह से आर्मीनिया को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरा ख़्याल से दुनिया के मुल्क एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से होगा, लेकिन बहरहाल अब हो गया, तो अब क्या किया जा सकता है। और उसके बाद ये है कि वो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर वगैरह हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं
अमेरिका में, और उसमें उनकी जयशंकर जी से भी मुलाकात हुई है। और अब लेकिन ये जो मैंने आपसे पहले भी बात की, मैं इस बात को दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो जंग हुई है इसको खुदा जाने किस तरह से देख रहे हैं। और ये जो नॉर्थ और साउथ कोरिया का मामला है, देखिए ना, टाइम मैगजीन ने अभी चंद रोज़ पहले 8वीं स्लाइड अगर मैं देखें ना, तो यूएस इज बीफिंग अप अलायंसेस अक्रॉस एशिया बट डोंट एक्सपेक्ट एन एशियन नेटो एनी टाइम सून। उनको पता है कि ये जापान और बाकी जो मुल्क हैं ये बड़े अपने फैसले जो हैं वो जाना नहीं चाह रहे, ये वो मिडिल पावर जो है ना ये जाना नहीं चाह रही किसी एक अलायंस की तरफ। तो ये जब समिट हो भी रही थी ना, तो उन्होंने बात की थी कि शायद ये एक तरफ ना जाएं बल्कि दरमियान में ये कोई रास्ता चुने। अच्छा, रशियंस ने तो बड़ी क्लियर ली ना लाइन ली जो टास्क से आती है। 19 तो कह रहे हैं कि अलीयव की मीटिंग अर्दोगान के साथ यकीनन मदद देगी काराबाग के अंदर हालात को ठीक करने में। मुकम्मल तौर पे जो कुछ किया आर्मीनिया ने वहाँ पे मशकें शुरू करके अमेरिका के साथ, तो उन्होंने जवाब दे दिया। और साथ ही वो उन्होंने जो यूक्रेन की तरफ से पीस प्लान आया था, तो उनके जो दूमा के स्पीकर हैं उन्होंने कहा यूक्रेन टू आइदर सरेंडर मॉस्कोस टर्म्स और सीज टू एग्जिस्ट, या तो मॉस्को की टर्म्स पे हथियार डालेगा या अपना वजूद खो देगा, अपना दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा यूक्रेन। तो ये तो हो गया वहाँ का मामला। अब आप आ जाएँ कि मुख्तलिफ मुल्कों के आर्मी चीफ इंडो पैसिफिक ममालिक हैं, यहाँ के काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के जो आर्मी चीफ्स हैं उनका इजलास ड्यू था इंडिया में, और इंडिया में ही हो रहा है। अच्छा, ये तो देखें ना, अच्छा इंडिया, ये तो अलाइंसेस हैं, CSTO है, G20 है, बाकी सारे अलाइंसेस हैं। तो इसी तरह से इंडो पैसिफिक के आर्मी चीफ्स का इलाज जो उनका जो उनकी जो मीटिंग हो रही है वो हो रही है इंडिया में, और उसके लिए मुख्तलिफ आर्मी चीफ्स आ रहे हैं और 2 दिन जारी रहेगा। लेकिन वो जो मामला है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मर्डर हुआ है कनाडा में, वो मामला क्या दब गया है? अच्छा, उस पर जाहिर है कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अमेरिका में हैं, वो मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। यकीनन वो इसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे, कशीदगी आगे ना बढ़े, जंगें तो नहीं करवानी ना। लेकिन यह है कि इसके अब असरात क्या मुरतब होंगे। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो ज़रा धीमा सा मदम सा है कि जी अगर सबूत हो गए साबित तो ऐसा होगा, लेकिन ये कि हम भारत हमारे लिए इम्पोर्टेंट, भारत एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, सारी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट मुल्क है। लेकिन मसला ये है कि ये इशू कुछ ये उस वक्त हैंडल हो जाना चाहिए था जब ये मामला पस से पर्दा चल रहा था। मैं बिल्कुल जैसे कहता हूँ ना, जैसे ये जब चाइना के साथ चल रहा था ना डोकलाम के बाद मामला, तो उस वक्त डिस्कस कर लेना चाहिए था, ताकि भाई ये मसला है, चाइना इस तरह से कर रहा है, ये मुल्कों का सब। अब वो जो मामला पूरी दुनिया के सामने, बाइडेन ने कहा, मैंने भी कहा है, वो मैक्रो वो जो है अपना सारे 5 आई आ गई बीच में, सारे लोगों ने कहा कि अच्छा इंटेलिजेंस दी है, ये दिया है, वो दिया है। लेकिन फिर व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या होगा? क्या इसके नतीजे में मजीद वायलेंस होगा? क्या इसके नतीजे में सुकून हो जाएगा? क्या कनाडा चुप करके बैठ जाएगा? अच्छा, खाली कनाडा होता ना तो मामला दब जाता, क्योंकि 5 आई ने क्लेम कर दिया ना, ये जैक सुलिवन जो है NSA, उन्होंने भी कह दिया, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी कह दिया अकाउंटेबिलिटी का। तो अब ये है कि अब ये मामला आगे किस तरफ जाएगा, और उसके साथ ही और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद उनका जो के ब्लॉक है वो इसको शायद जैसे बांग्लादेश के मामले को सही तरह से नहीं देख रहा, जैसे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो चाइना का है वो बहुत कामयाब रहा है वहाँ पे, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेपाल के साथ और बढ़ रही है। जिस तरह से ये 5 आई, देखें आपको किसी न किसी ब्लॉक में कहीं ना कहीं तो दुनिया में रहना है ना। अब एक ही वक्त में चाइना, अमेरिका, 5 आई, ब्रिटेन, ये इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार, उधर मणिपुर, उधर पाकिस्तान, उधर आगे पीछे, तो ये कुछ इसको थोड़ा सा ये भी नहीं, ये असल में जो है ना, वो जब जंगों की और उसकी तरफ इसको डिप्लोमेटिकली अगर हैंडल करें या पहले करते और लोगों को बता देते कि भाई ये मसला है, भाई चाइना के साथ वो तारीखी मसला चल रहा है, वो बता दें कि भाई चाइना के साथ ये मसला है और इसको ऐसे हमने। लेकिन ये जो बात होती है ना, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, एक पाइपलाइन बिछेगी जो अरब ममालिक से गुजरेगी, और वो फिर उसके बाद वो एक ग्रीस पे जाके लैंड होगी, और ये होगा और फलां होगा। लेकिन और ये उस वक्त बात कर रहे हैं जब यहाँ वो डिस्कस कर रहे हैं कि जी कत्ल किए बंदे ने, तो आप साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जी एक IMEC बनेगी, यानी उन्हीं मुल्कों। ये इसके नतीजे में मैं बताऊं कि प्रॉब्लम्स फिर वो खड़े वो अपनी जगह जमा होते जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ सामने आते हैं, जिनमें से एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भारत के लिए डॉक्टर?
पूरे खित्ते के लिए खड़ा हो रहा है। ये आपका क्या ख्याल है, अजरबैजान, आर्मीनिया, ये इसका दुनिया पे आपको इस पे जरा अंदाजा आप लगाएं कि वो एक तारीखी जो एक हिस्टोरिकल मामला था कि पाकिस्तान किधर है, तुर्की किधर है, इंडिया किधर है, बाकी माहौल। अच्छा, अमेरिका के दोनों के साथ ताल्लुकात हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है। अमेरिका अजरबैजान के साथ भी है, अमेरिका के ताल्लुकात आर्मीनिया के साथ भी है, रशिया के ताल्लुकात आर्मीनिया के साथ भी है, अजरबैजान। लेकिन कुछ मुल्कों का स्टांस है, जैसे पाकिस्तान का स्टांस, टर्की का। तो अब ये है कि ये पूरी सूरत हाल जो है, इस सूरत हाल में वो पाइपलाइन भी चल रही थी, वो एक कॉरिडोर भी बन रहे थे, ये बन रहा था, वो तो सारा जो ठप हुआ है। अब ये इसकी वजूहात भी तो बताएं ना किसी को कि यार ये क्या वेपन्स जा रहे थे आर्मीनिया में, क्या दे रहा, उनके स्ट्रेटेजिक पैक्ट हुआ वो था, वो मुल्क हार गया है, उस मुल्क की कोई दाद रसी करें, कोई बताएं कि भाई कैसे हुआ है वहाँ पे कॉकसस के इलाके के अंदर। आप पहले सेंट्रल एशिया से आउट हुए, कॉकसस से आउट हो गए, अफगानिस्तान से, ये बड़े, ये मतलब है कि मुझे नहीं पता कि ठीक है, एक ब्रेक डॉक्टर साहब ले लें, और 5i का मसला जो है ये आगे किस तरफ जा सकता है, आप वक्फा ले लें, वापस आके मजीद जानते हैं डॉक्टर साहब आपसे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त हम खित्ते की हालात पर बात कर रहे थे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो इस वक्त ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, कहा जा रहा है कि शायद नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे और उसी तरह से जो कानूनी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है उसी तरह से वो शायद जेल जाएंगे या अदालत के सामने पेश होंगे। क्या तरीक़ाकार होगा अभी तक की इत्तलात के मुताबिक? पहले तो या तो अदालत के सामने जाएंगे या जेल में जाके अदालत के सामने जाएंगे, तो यही दो ही रास्ते हैं। या ये है कि कोई मामला उनके तय हो जाएं और पहले से ही ज़मानत हो जाए तो फिर वो ये अलग मामला है, लेकिन ये मामला तो अभी तय हो नहीं पाए कोई। अभी मरीम नवाज़ साहिबा जब तशरीफ़ लाएंगी वापस, तो आने के बाद वो बयान कर फरमाएंगी कि क्या वहाँ पे हिकमत अमली तय हुई है, और क्या 21 तारीख को ही आ रहे हैं, तो 21 तारीख को अगर आ रहे हैं, और आना पड़ेगा मेरा ख्याल है क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो फिर वो क्या कानूनी हिकमत अमली होगी। और इसी दौरान जो है मैंने आपसे कहा कि नैब की केसेस और ये सारे भी खुल जाएंगे। एक और जो मसला खड़ा हो रहा है दरमियान में, वो है हमारा बड़ा ज़बरदस्त बरादर मुल्क मालदीव। और मालदीव जो है ये है इंडियन ओशन, बहरीन में, यानी बिल्कुल अगर आप बहरीन का नक्शा देखें इंडियन ओशन का, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी, अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। सार्क का ये बुनियादी रुकन है, ठीक है। और ये जो है ये श्रीलंका और इंडिया से कुछ 400 नॉटिकल माइल्स ये दूर जज़ायर हैं। अभी जो मालदीव है यहाँ पे हो रहे हैं इलेक्शंस, और मालदीव जो है ये इलेक्शंस हो रहे हैं, और इलेक्शंस वहाँ पर एक बड़ी अजब सी बात है, और वो ये बात है कि वहाँ पे इलेक्शंस का जो पिक्चर बनी है ना, वो इस तरह से बनी है कि एक वहाँ पे बकौल इंडियन मीडिया के एक वहाँ पे जो साहब हैं, वो साहब जो हैं जो कि इब्राहिम साले हैं, वो जो हैं उनका झुकाव भारत की तरफ है। अच्छा। और मोहम्मद मुइज़ जो हैं वो उनका झुकाव चीन की तरफ है। और उससे पहले जो अब्दुल्ला यामीन थे जो कि 2013 से 2018 तक सदर है, वो भी चाइना की तरफ झुकाव था। तो ये जो मालदीव का इलेक्शन है, इसमें किसी ने 50% वोट नहीं लिए, तो उसके नतीजे में अब अगला मरहला इसका 30 तारीख को होगा, 30 सितंबर को। लेकिन ये हो इस तरह से रहा है मालदीव का इलेक्शन कि प्रो चाइना या प्रो इंडिया, ये इस तरह से हो रहा है। और अगर हम वो देखें कि आगे कौन है, यानी मोहम्मद मुइज़ जो हैं वो प्रो चाइना हैं, तो इसमें अगर देखें तो मोहम्मद मुइज़ आगे हैं और इसमें अबू साले पीछे हैं। ये जो पहले इलेक्शंस का रिजल्ट है। अच्छा, हम तो इसको इस तरह से नहीं देख रहे, और ज़ाहिर है इस तरह से हमें देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन मसला ये है कि रॉयटर्स कह रहा है कि मालदीव का जो इलेक्शन 30 को होने जा रहा है कुड बी की फॉर चाइना इंडिया रेवलरी। ये इलेक्शन यानी मालदीव के अंदर भी जैसे नेपाल में था, तो वहाँ पर मालदीव का जो इलेक्शन है वो भी चाइना इंडिया के दरमियान हो रहा है। और मालदीव की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चलते रहे मालदीव में कि इंडिया आउट प्रोटेस्ट चलते रहे, जो हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है। और मालदीव की जो गवर्नमेंट है वो उसके ख़िलाफ़ है बहुत ज़्यादा, कि अगर वो हिज़्ब मुखालिफ जीत गए तो फिर ये, यानी ये मुल्कों के अंदर आप देखें कि अजीब सा मामला है कि ये हुकूमत इसकी होगी, ये हुकूमत इसकी होगी, ये हुकूमत इसकी होगी। अच्छा, और इंडिया फर्स्ट, यानी मालदीव की गवर्नमेंट कह रही है इंडिया फर्स्ट, और वो इंडिया आउट की ऑपोजिशन कह रही है इंडिया को यहाँ से, हमारी सियासत से बाहर निकालो। फिर द हिंदू ये कह रहा है टाइट रेस इन मालदीव्स बिटवीन इंडिया लीनिंग सालेह, या ये सालेह इसको हम पढ़ेंगे, मोहम्मद सालेह,
या मुइज़ो, या जिसको मोहम्मद मुइज़ कहेंगे, तो सपोर्टेड बाय चाइना बैक पीपीएम, यानी असल में ये दो मुल्कों के दरमियान हो रहा है। सर। बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, एसोसिएटेड प्रेस ने फिर पहले मरहले के बाद जो रिजल्ट आया उसमें कहा कि मालदीव्स प्रेसिडेंशियल रन ऑफ इज सेट फॉर सितंबर 30th विद प्रो चाइना अपोजिशन इन अ सरप्राइजिंग लीड। यानी मालदीव का जो इलेक्शन है वो भी इंडिया चाइना, इसको दुनिया देख रही है इस तरह से। और डिप्लोमेट ये कह रहा है कि इंडिया कांट अफोर्ड टू लूज मालदीव्स अगेन। और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि जी मालदीव्स प्रेसिडेंशियल रेस है जियोपॉलिटिकल स्टेक्स। अच्छा, अब मैंने आपसे यही बात की ना कि देखें, ये आप इसको आर्मीनिया अजरबैजान से लेके, बांग्लादेश की सियासत से लेके, नेपाल में जो कुछ हो रहा है वहाँ से लेके, अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वहाँ से लेके, बांग्लादेश में और बहुत दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, तो बज़ाहिर आपको ये मामलात नज़र आएंगे कि अच्छा उनके अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन वो ख़ित्ते और दुनिया के हालात और वाक़यात तय कर रहे हैं कि उन मुल्कों में क्या होने जा रहा है। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल हमने बांग्लादेश में देखी है, उसके बाद हमने देखी है कि ये मालदीव के इलेक्शन को दुनिया किस तरह से देख रही है, अजरबैजान, आर्मीनिया में क्या हो रहा है। पहली दफ़ा सऊदी अरेबिया के जो फ़लस्तीन में सफ़ीर अपॉइंट हुए हैं, पहली दफ़ा वो इस हफ्ते दौरा कर रहे हैं मगरबी किनारे का, यानी वेस्ट बैंक का। वेस्ट बैंक वो इलाका है जो, यानी फ़लस्तीन, फ़लस्तीन के दो हिस्से हैं ना, एक है गज़ा और एक है मगरबी किनारा। मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक कौन सा वेस्ट बैंक? जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक। जॉर्डन रिवर का जो ईस्ट बैंक है वो तो जॉर्डन के अंदर है, जॉर्डन रिवर बीच में से गुजरता है। जो वेस्ट बैंक है वो, वेस्ट बैंक वो इलाका है जो कि जहाँ पर फ़लस्तीनी आबाद हैं, जहाँ पे जो मकबूजा इलाके हैं जहाँ पर यानी फ़लस्तीनी आबाद हैं। इधर तो दायरा उर्दन के लोग होंगे ना, दरिया उर्दन तकसीम करता है ये वेस्ट बैंक। बैंक का मतलब है किनारा। तो अब वेस्ट बैंक जो है, वेस्ट बैंक और गज़ा दो इलाके हैं, तो दरमियान में इसराइल है और गज़ा के अंदर हमास है, इधर जो है ये महमूद अब्बास है। तो महमूद अब्बास से मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ हमास तक तो ज़ाहिर सऊदी अरेबिया नहीं जा रहा, और हमास जो है उनके साथ उनके मसाइल भी हैं सऊदी अरेबिया के, क्योंकि हमास जो है वह अख़वानुल मुस्लिमून से कनेक्ट करती है अपने आप को। तो इसी तरह से इस्लामिक जिहाद वहाँ पर एक ऐसी तंजीम है जो कहती है कि इसराइल को होना ही नहीं चाहिए सिरे से। जो हमास है वो कहती है कि इस मुसलमान स्टेट बननी चाहिए। जो महमूद अब्बास हैं, महमूद अब्बास कहते हैं कि ये सेकुलर किस्म के हैं, वो यूँ कि यासिर अरफ़ात की आपको पता है अहलिया भी क्रिश्चियन थी, तो वो एक सेकुलर फ़लस्तीनी रियासत को देखते हैं। तो बहरहाल ये इशूज़ हैं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वो महमूद अब्बास से मिलने जा रहे हैं। महमूद अब्बास से मिलने जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया मिलने जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया इस बात पे एक ज़रा बराबर पीछे हटने को तैयार नहीं है, कि इसीलिए उन्होंने अपने सफ़ीर भेजा वहाँ पे। इसीलिए तो सफ़ीर भेजा है ना, कि वो कोई मुल्क है जिसको उन्होंने सफारती तौर पे तस्लीम किया है ना, उस मुल्क का नाम है फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन के जो सदर है वो वहाँ पे महमूद अब्बास है। तो अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में ये जो इसराइल और सऊदी अरेबिया के दरमियान मामलात आगे बढ़ रहे हैं, ये क्योंकि इसराइल के अंदर भी टर्मोइल है, राइट विंग गवर्नमेंट है उनकी नेतन्याहू की, जिसके बारे में अरब ममालिक के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसको वहाँ नहीं होना चाहिए था। तो ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं ये देखना है। ये भारत क्या इस टर्मोइल से ख़ुद को निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता। फ़ौजी सरबराहान आ रहे हैं वहाँ पे उसके बाद, लेकिन ये मामला जो है ये तो उसमें तो ज़ाहिर है कि इंडो पैसिफिक की बात करेंगे ना, सारे जमा होंगे, सुकून रहना चाहिए, जो है वो अच्छा, बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसे करके एक बयानिया सा आ जाएगा वहाँ से। चाइना के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी उसमें। लेकिन यह है कि जैसे G20, देखिए G20 के दौरान इन्होंने आईमैक का एक तसव्वुराती आईमैक की पाइपलाइन और ऐसे बनेगा, और वो बात इन्होंने नहीं की कि बाइडेन ने क्या कहा इनसे, या ऋषि सुनाक ने क्या कहा, या कनाडा ने क्या कहा। जब आप बात लोगों से नहीं करेंगे और उसके बाद अचानक वो मामला सामने खुल के आ जाएगा, जो मैंने कल भी बात की थी। देखना ये है कि डिप्लोमेटिकली जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उन पे आता है दबाव, और वो उस दबाव से कैसे, पहले भी वो निकलते रहे हैं और बड़ी कोशिशें उनकी की हैं, हम तो उनके बड़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन क्या इस दबाव से वो निकल पाएंगे कि कनाडा की सरजमीन पे एक कत्ल ऐसा हुआ जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी 1 मिनट ठहर जाएं, रशियंस भी तो करते रहे हैं माजी में, अमेरिकन भी तो करते रहे हैं, वो उनको भी तो हक है सबको कत्ल। ये कोई तोजी नहीं पेश हो रही, और मेरा ख्याल से ये चंद दिनों में, अभी तो देखें 2-3 महाज, आर्मीनिया अजरबैजान का जो महाज है वो बड़ा ख़तरनाक हुआ है। फिर उसके बाद ये कि ये सेंट्रल एशिया के अंदर बड़ा अजीब सा मामला हुआ है, बांग्लादेश के अंदर अजीब सा, मालदीव का इलेक्शन ऐसे हो रहा है। तो ये सारे मामला ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया के इंटरेस्ट हैं। फिर उसके बाद साउथ कोरिया, और इसको अमेरिका कैसे देख रहा है कि साउथ कोरिया का विजिट शी जिनपिंग करने जा रहे हैं, जापान के साथ टॉक शुरू हो रही हैं, चाइना की, साउथ कोरिया की।
ये सारे इवेंट्स हैं जो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों का जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर असरअंदाज होंगे। देखते हैं कि मरीम नवाज साहबा अगर आज वहाँ से रवाना होती हैं तो कल या तो रवाना होने से पहले वो बात करेंगी या यहाँ पहुँचने के बाद बात करेंगी। शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं वापस। तो सियासी सरगर्मियाँ और साथ ये नैब के रेफरेंसेस का खुलना, छापे, गिरफ्तारियाँ, रिहाइयाँ, ये सारा मुल्क को किस तरफ लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।